तो अभी हम लोग बुद्धिज़्म जैनिज़्म से जो हमने शुरू किया, धीरे धीरे हम अलग अलग जो आर्ट एंड कल्चर के आयाम हैं उसको देखते हुए अभी हम आर्किटेक्चर की तरफ पहुंच चुके हैं। तो आर्किटेक्चर का पहला क्वेश्चन हमें देखना है एंड 2012 का ही क्वेश्चन है। नागर, द्रविड़ एंड वेसर, ये तीनों क्या है? इंडियन आर्ट या आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से नागर, द्रविड़ एंड वेसर ये तीनों क्या है? तीन रेशियल ग्रुप्स है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अभी जाहिर सी बात है, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है या आर्ट का क्वेश्चन है, तो उसका और रेशियल ग्रुप का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, है? इसको आराम से हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अपने आप ऑप्शन आपको पता चलेगा कि इसको बेसिकली ज़रूरत नहीं है रेशियल ग्रुप के परस्पेक्टिव से। फिर दूसरा क्या पूछा है कि आपका तीन लैंग्विस्टिक डिवीजन है जिसमें इंडिया के लैंग्वेजेस हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो भी गलत है? क्योंकि डायरेक्टली ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कनेक्टेड है। भले ही लैंग्वेज भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, पर ये कोई लैंग्विस्टिक डिवीजन नहीं है जो हमें कभी पढ़ने को मिलता है हमारे प्रिपरेशन के दौरान। तीसरा है थ्री मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, टू टेम्पल आर्किटेक्चर है। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के तीन मेन स्टाइल्स है। और चौथा दिया है मेन म्यूजिकल घरानास प्रिवेलेंट इन इंडिया। ठीक है, तो पहले दो को तो आराम से एलिमिनेट हम कर ही सकते हैं। तीसरे या चौथे में थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी हो सकता है, नहीं हालांकि होना नहीं चाहिए, वो क्लियर कट ऐसा फैक्चुअल एस्पेक्ट है ये कि क्लियर कट आपको वो आंसर की तरफ पहुंचा देगा, है? फिर भी जैसा हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ा हुआ है, पढ़ने के बाद भी याद नहीं आ रहा है, रिवाइज किया हुआ है फिर भी याद नहीं आ रहा है? तो फिर नागर, द्रविड़ एंड वेसर, तो हम एग्जैक्टली आंसर कैसे चुनेंगे? तो ध्यान में रखना है कि जो म्यूजिकल घरानास है क्योंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक का भी डेवलपमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो म्यूजिकल घरानास जो है वो मेनली क्या है कि तीन जो मेजर ग्रुप्स है उसमें ऐसा कुछ कैटेगराइज नहीं होता है? इंडियन म्यूजिकल घराना जो है, घराना ये कंसेप्ट पहली बात तो आता है नॉर्थ इंडियन जो म्यूजिक है या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जिसको हम कहते हैं उसमें आता है। अगर पैन इंडिया बेसिस पे देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड डेक्कन एंड साउथ इंडिया में कार्नाटिक म्यूजिक होता है। ठीक है, तो जो डेक्कन एंड साउथ इंडिया के म्यूजिक है उस पर घराना सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम आपको नॉर्थ इंडिया में मिलती है। और उसमें नॉर्थ इंडिया में अलग अलग रीजन के हिसाब से आपके डिफरेंट घरानाज आते हैं। तीन मेन घरानाज में सारे म्यूजिकल ट्रेडिशंस का कैटेगराइजेशन हमें बिल्कुल दिखता नहीं है? इस बात को जब हम ध्यान में लेते हैं तो अपने आप हमें पता चलेगा कि हमारा सही चुनाव क्या होना चाहिए। द करेक्ट आंसर दैट वी हैव टू गेट इनटू है इट इज द नागर, द्रविड़ एंड वेसर। ये तीनों आपके इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स आपको मिलेंगे। और इतना बेसिक तो हम सब लोग पढ़ते ही है, पर बहुत बेसिक लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा है? तो आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर तो हम पढ़ते ही है, और उसमें नागर, द्रविड़ एंड वेसर ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अपने आप हम सही आंसर की तरफ आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए फिर से कल्चरल जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसमें एक टर्म पूछा है पंचायतन, है? एक टर्म पूछा गया है पंचायतन। तो ये जो पंचायतन जो टर्म है वो फिर से अगर पूछा है जैसे नागर, द्रविड़ और वेसर, ये किसके लिए ये तीनों टर्म्स यूज होते हैं ये पूछा था। वैसे पंचायतन जो टर्म है वो इनमें से किसको रिफर करता है, इनमें से किसको दर्शाता है? तो असेंबली ऑफ द विलेज एल्डर्स, क्या उसको पंचायतन कहते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का चांस है क्योंकि नाम पंचायतन है और विलेज में पंच जो होते हैं, जो हम बोलते हैं पंचनामा, तो पंच मतलब पांच लोग होते हैं और पांच लोग मिलके विलेज का जो केसेस है या जुडिशियल मैटर्स है उसको डील करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि पंचायतन आपका विलेज असेंबली, वो भी एल्डर्स की, वो सही लग सकता है। फिर भी हमें पूरे सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। फिर बी में दिया है एक रिलीजियस सेक्ट है पंचायत। सी में दिया है स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड डी में दिया है एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनली। ठीक, तो जाहिर सी बात है डी को हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि
अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी मतलब किसी इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है, तो पंचायतन तो कोई इंडिविजुअल होता नहीं है, उसको हम निकाल सकते हैं। फिर आपका आएगा, अगर असेंबली ऑफ द विलेज एल्डर्स है, क्या उसको पंचायतन हम कहते हैं? तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। फिर एक रिलीजियस सेक्ट के बारे में पूछा है, पंचायतन कोई एक रिलीजियस सेक्ट है, तो हमारे पास ऐसा कोई रिलीजियस सेक्ट नहीं है कि जिसको हम पंचायतन कह सकते हैं। पंचायतन एक कंसेप्ट है, वो भागवतिज्म नाम के सेक्ट में आता है। ठीक है, भागवतिज्म नाम का एक जो सेक्ट है जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आया था, उसमें पंचायतन ये कंसेप्ट आता है कि जिसमें 5 भगवानों की पूजा की जाती है। बट वो पंचायतन नाम का कोई खुद का एक सेक्ट नहीं है, भागवतिज्म सेक्ट का वो पार्ट है। तो पंचायतन कोई रिलीजियस सेक्ट नहीं है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। रिलीजियस सेक्ट में हमें पता है नॉर्मली शैविज्म होता है, वैष्णविज्म होता है। ओके, ये ऐसे मेजर रिलीजियस सेक्ट हमको मिलते हैं, या सूफीज़म वगैरह में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सूफी सिलसिलाज मिलते हैं। पंचायतन नाम का हमें कभी देखने को मिलता नहीं है, तो रिलीजियस सेक्ट को भी निकाल सकते हैं। फिर हमें चुनना है असेंबली ए, दैट इज असेंबली ऑफ द विलेज एल्डर्स, एंड सी द स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अभी नाम से थोड़ा सा हम ध्यान सकते हैं कि पंचायत, ठीक है, असेंबली ऑफ द विलेज एल्डर्स उसको हम नॉर्मली पंचायत कहते हैं, पंचायतन नहीं कहते। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी हम इसको निकाल सकते हैं, विलेज एल्डर्स को, जो विलेज असेंबली है। फिर हमारे पास सही चुनाव रहेगा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। जो अभी हमने देखा नागर, द्रविड़ और वेसर, तो ये जो टेम्पल्स है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आने लगे थे, उसमें ये पंचायतन स्टाइल आती है, जिसमें 5 भगवानों के लिए 5 डिफरेंट आपके टेम्पल्स बनते हैं, 5 डिफरेंट श्राइन्स। ठीक है, तो एक मेन भगवान का टेम्पल रहेगा, और उसके साथ में क्या है कि आपके बाकी जो छोटे भगवान है उनके लिए आपका मंदिर बनेगा। ये मेन भगवान का है, उसके बाद छोटे छोटे आपके श्राइन्स रहेंगे इस तरीके से, 4 कोने में 4 रहते हैं। ठीक, और उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड पंचायतन कंसेप्ट। तो फिर हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो विलेज असेंबली जो है वो पंचायत है, तो उसको भी हटा सकते हैं, फिर सही चुनाव की तरफ हम आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर से टेम्पल के बारे में एक क्वेश्चन है, कुछ प्लेसेस दी हुई है, और उसमें से मोस्ट फेमस प्लेसेस जहाँ पे सन टेम्पल मिलता है वो पूछा गया है। ठीक है, अभी पहली प्लेस है अरसावल्ली, दूसरी प्लेस है अमरकंटक, और तीसरी प्लेस है ओमकारेश्वर। तो अभी पहले ही देखेंगे अगर तीनों प्लेसेस को, तो ओमकारेश्वर जैसे हम देखेंगे तुरंत हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मली हमें पता है ये शिव टेम्पल यहाँ पे है, ज्योतिर्लिंगा है। ठीक है, तो ओमकारेश्वर को हम हटा सकते हैं, और ओमकारेश्वर को अगर हमने हटा दिया, हमारा सही आंसर अपने आप हमारे सामने आ रहा है। क्यों? जहाँ जहाँ पे 3 है उसको हटाओ, एक ही ऑप्शन आपके पास है, वन ओनली। आपको सेकंड ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है क्या है? बस ओमकारेश्वर एक बार अगर आपको क्लियर है कि वो शिव टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग का है, मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास, और उतना लगभग हमें पता होता है, एक कॉमन सेंस या जनरल अवेयरनेस की चीज़ है, पढ़ा नहीं होगा तो भी पता होगा, अपने आप हम सही चुनाव की तरफ आएंगे, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से दिए है। तो अरसावल्ली एक ही हमारा सन टेम्पल है इन गिवन ऑप्शंस में। इसके अलावा आपको गुजरात में मोढेरा जो है वहाँ पे सन टेम्पल मिलेगा। ठीक, और कश्मीर में एक जगह है मारतंड, मारतंड सन टेम्पल। ठीक, फिर उड़ीसा का आपका कोणार्क में है सन टेम्पल। तो ये 3 और जगह है कि जहाँ पे सन टेम्पल है, पर यह गिवन ऑप्शंस में क्या है, सिर्फ अरसावल्ली में आपका सन टेम्पल आएगा। तो एलिमिनेशन मेथड जो हमारा सबसे फेवरेट दोस्त है, सबसे क्लोज दोस्त है, और हमेशा मुसीबत में काम आने वाला दोस्त है, उससे हमारा सही आंसर आ रहा है। इस बार भी मुसीबत से उसने बचाया हमको।
बहुत आसानी से हम सही आंसर की तरफ आ चुके हैं। देखिए और एक क्वेश्चन टेम्पल के ऊपर, 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मोरेना मोरेना नाम की जगह है, मध्य प्रदेश में मोरेना नाम की एक जगह है, वहाँ पे ये 64 योगिनी टेम्पल आपका बसा हुआ है, ये दिया है। 2021 का ये क्वेश्चन है। उसके बारे में स्टेटमेंट्स ध्यान में हमको लेने हैं, और सही स्टेटमेंट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट है। तो इज और आर करेक्ट मतलब चांसेस है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन में भी वैसा ही दिया हुआ है। तो हम देखते हैं अभी क्या है। इट्स अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द reign ऑफ कच्छ पाघट डायनेस्टी है। कच्छ पाघट डायनेस्टी नाम की एक डायनेस्टी थी, तो वहाँ पे बेसिकली ये उनके टाइम में टेम्पल बना हुआ है, ऐसा दिया है। दूसरा, इट्स द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। दूसरा क्या है, इट्स द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। और यहाँ पे से हमें यूपीएससी ने क्यों दिया है, जैसा मैंने बताया कि अगर ओनली वर्ड यूज किया है तो 90% केसेस, ओके, 90% केसेस में आपका वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आप मान के चलिए। तो अभी इसको मानते कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको एलिमिनेट किया है। एलिमिनेट किया तो जहां जहां पे 2 है निकल जाएगा, और अपने आप हमारे पास एक ही आंसर है सी, 1 और 4। तो अभी 1 और 4 तो आंसर है ही, पर वो आंसर हमने थोड़ा रिस्क लेके लाया है। अज्यूम किया कि आपका क्या है, ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है ओनली वर्ड की वजह से, पर मैंने क्या बताया कि कई बार सही भी हो सकता है। तो फिर जो सेकंड स्टेटमेंट हमने निकाल दिया है और उसके बाद ऑप्शंस भी एलिमिनेट किए हैं, तो सही ऑप्शन हमें क्या है हमारे हिसाब से 1 और 4 है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, है कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ये एक सर्कुलर टेम्पल है वो, और कच्छ पाघटा डायनेस्टी के टाइम में बिल्ड किया गया है। और चौथा जो स्टेटमेंट बोल रहा है इस टेम्पल का जो डिज़ाइन है उसकी वजह से ऐसा एक बिलीफ आ चुका है, पॉपुलर बिलीफ, कि पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग बना है, इंडियन पार्लियामेंट का जो अंग्रेजों के समय बना, ठीक, उसका इंस्पिरेशन यही टेम्पल है, ऐसा उन्होंने चौथे स्टेटमेंट में दिया है। और अभी जो मैंने बताया कि तीसरा स्टेटमेंट अगर देखेंगे, इट वॉज मीन्ड टू प्रमोट वैष्णव कल्ट इन द रीजन। इट वॉज मीन्ड टू प्रमोट वैष्णव कल्ट इन द रीजन। देखिए ऊपर लिखा है 64 योगिनी टेम्पल, और 64 योगिनी, ये पहली बात तो क्या है, फीमेल डेटी या गॉडेस की तरफ पॉइंट आउट करता है। विष्णु ये मेल गॉड है? तो इसलिए क्वेश्चन और गिवन स्टेटमेंट इसमें मैच नहीं होता है, अपने आप कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको निकाल दो। और इसको निकाला और इसको निकाला तो हमारे पास अपने आप 1 और 4 आंसर बच ही रहा है। ऑलरेडी हमने रिस्क लेके 1 और 4 पे आए थे, है? तो क्लियर कट जो एलिमिनेशन मेथड है वो देखने के बाद हमें पता चलेगा आंसर एक ही है, 1 और 4 सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सही चुनाव किया है। तो क्वेश्चन और स्टेटमेंट इसके बीच का भी रिलेशन देखना है। मैं बार बार आपको क्या बताता हूँ, हर एक स्टेटमेंट के बीच का रिलेशन क्या है वो देखना है, एक ही स्टेटमेंट में 2 चीज़ों के बीच का रिलेशन क्या है वो भी देखना है। और अभी ऐसा क्वेश्चन जब आता है, इसमें तो क्वेश्चन में क्या दिया है और उस वो जो दिया है क्वेश्चन में वो किस हद तक आपके स्टेटमेंट में मैच करता है वो भी देखना है। तो हमारे पास बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्शन आया है कि यहाँ पे 64 योगिनी बोला है, मतलब फीमेल गॉडेस कल्ट, गॉडेस की पूजा है ये, और यहाँ पे वैष्णवा है तो आपकी गॉड की पूजा आती है। ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्टिंग है? और इसीलिए आपका आंसर 1 और 4 ही आएगा। तो इस तरीके से कॉमन सेंस एंड लॉजिकल सेंस इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।